जैसा देश वैसा भेष, देख करिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज का ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 46 बरस पहले आज ही के दिन कांग्रेस के राज में जब श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ प्रधानमंत्री होती थी देश की, तब इमरजेंसी घोषित की थी आज ही के दिन। और मुझे पूरी तरह याद है कि वो समय बहुत ही खतरनाक समय था और खासकर मीडिया और पत्रकारों के लिए। चैनल तो तब होते ही नहीं थे। अखबारों की जहां तक बात है, बहुत से अखबार उस टाइम बंद भी कर दिए गए थे और काफी सेंसर हो चुके थे। तो उस सेंसरशिप के अंदर बहुत से पत्रकारों को अंदर भी जाना पड़ा था। उसमें खासकर ट्रिब्यून अखबार पर ज्यादा गाजगिरी थी और पंजाब केसरी पर। लाला जगत नारायण पंजाब केसरी के संपादक होते थे, उन्हें जनसंघी माना जाता था, इसलिए वो कहते थे भाई ये कांग्रेस सरकार के खिलाफ ज्यादा लिखते हैं। और हालांकि ट्रिब्यून को माना जाता था कि ये नेहरू के ट्रस्ट का है, लेकिन आर माधवन नायर जो उसके संपादक थे, उन्होंने भी पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए और बेबाक लिखना शुरू किया, तो उनको भी बीड़ा बांध दिया गया। यानी कि उनके खिलाफ भी कईयों के खिलाफ एफआईआर हुई, कईयों को अंदर कर दिया गया। हिसार संदेश से भी मान सिंह वर्मा जी पत्रकार होते थे, उनके संपादक, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुए। किसी को मीसा के तहत बंद कर दिया गया, किसी के खिलाफ कोई और चार्जेस लगाए गए और किसी को भी सरकार के खिलाफ बोलने की अनुमति नहीं थी क्योंकि इमरजेंसी घोषित हो चुकी थी। और इमरजेंसी के बाद कई पत्रकारों ने तो खुल के लिखा, जिन्होंने लिखा उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए और मिसा के अंदर बंद कर दिए गए। और बहुत से जो लिख नहीं पाए या उनको सेंसर कर दिया गया, उन्होंने संपादकीय की जगह बिल्कुल खाली स्थान छोड़ दिया और उस खाली जगह में ही उनका वो मान लिया गया कि भाई ये खाली है, तो उसको पूरी तरह काला बना के संपादकीय स्पेस को, और वो ब्लैक छोड़ दिया गया उसको, और बाकी खबरें उसमें दी गई। तो कई तरह के वहाँ कार्यक्रम हुए। तो उस टाइम वो मुझे याद है ऑपरेशन का भी दौर था और बहुत से ऑपरेशन केस हुए। और यहाँ बंसीलाल की सरकार थी, पंजाब में ज्ञानी जैल सिंह की सरकार थी। और उस टाइम कई बड़े चेहरे, संजय गांधी की जो टीम थी, चौधरी बंसीलाल, ज्ञानी जैल सिंह और कुछ और थे, तो उनकी हरियाणा और पंजाब में खासकर ऐसा आतंक फैला हुआ था कि बंसीलाल के लोग नाम से ही लोग डरने लग गए थे। और उस टाइम नशबंदी का बड़ा जोर चला और जातियों के शिकार बहुत हुए। नेताओं को अंदर बंद कर दिया गया और जेलों में काफी लोगों को ठूंस दिया गया। खासकर उस टाइम जो गैर कांग्रेसी नेता थे, चौधरी देवीलाल शरीखे जो नेता थे, और सोशलिस्ट के भी जितने नेता थे और कम्युनिस्ट वाले भी जितने थे और जनसंघी, उन सबको अंदर कर दिया गया। और बाद में काफी दिन बाद उनकी जेलों से रिहाई हुई। करीब कई महीने बाद उनको जेलों से छोड़ा गया और जनता पार्टी का गठन हुआ। और उसके बाद 1977 में जब चुनाव हुए, तो 18 महीने के यानी 1.5 साल बाद, तो उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार देश में बनी, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली और कई पत्रकारों को रिहा किया गया। और बाद में कई साल बीत गए। उसके बाद उस टाइम के जो पत्रकार अंदर हुए थे, उनको सरकार ने लोकतंत्रता सेनानी घोषित किया गया और उनकी अब वो पेंशन भी 10,000 रुपये महीना ले रहे हैं। तो काफी काला अध्याय था वो देखने का। उसमें कई चीजें आज भी मेरे जहन में मौजूद हैं। बंसीलाल सरकार में उस टाइम ऐसी तानाशाही मची हुई थी कि लोग डरते थे बात करते हुए भी, और सभी एक ही बात कहते थे कि कोई भी चीज जब पूछने उनसे जाते तो वो हिचकते थे बताने में और उनको डर लगता था। रिवासा कांड भी उन्हीं दिनों हुआ था, जिसमें एक बहुत ही बड़ा एक जघन्य वो माना गया था अपराध। तो बहन भाई को भी वहां नंगा करने की बातें हुई थी। तो बहुत कुछ उस टाइम के मुद्दे थे और बहुत ही खासकर नसबंदी के ऑपरेशन के कर्मचारियों पर भी जबरन वो थोप दिए गए थे कि फैमिली प्लानिंग के केस लाओ तब तनख्वाह मिलेगी। और ज्यों ही
सरकारी जीप गांव में कभी जाती तो लोग भय के मारे स्थान छोड़कर भाग जाया करते थे या घरों में बंद हो जाया करते थे। जैसे गांव में कोई डाकू घुस जाता है, ऐसे हालात पुलिस के यहाँ थे, तो लोगों में बड़ा भय था। आज के जो हालात हैं, असली आज़ादी है। आज लोग जो इतना बोल रहे हैं, वो उस जमाने की अगर बात करें तो बिल्कुल भी किसी को बोलने की अनुमति नहीं थी। और इसी प्रकार से वो कोई भी जो खिलाफ सरकार के मुंह खोलता था उसको भुगतना पड़ता था और उसका अंजाम भुगतने की धमकियां मिलती थी। और पत्रकारों का यह हाल था, खोसला जैसे पत्रकार जो जाने माने थे, उनको छिप छिप कर भी जाना पड़ता था और अपनी प्रेस छोड़कर कहीं कहीं से उनको छिप छिप कर वो आंखों देखा हाल लिखना पड़ता था। और सुबह जब अखबार आता तो कई बार तो अखबार भी जब्त कर लिए जाते थे, खासकर क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा तंत्र उस टाइम बचा था जो लोगों को बात बता सके। आना जाना भी लोगों ने कम कर दिया था। और ज्ञानी जैल सिंह और चौधरी बंसीलाल का तो बहुत बड़ा खौफ था। और संजय गांधी ने 5 सूत्री कार्यक्रम लागू कर रखा था। उसको सख्ती से लागू करने के लिए, उसके टारगेट अचीव करने के लिए बहुत ही ज्यादतियां उस टाइम शुरू हो चुकी थी। और फिर इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम देश के विकास के लिए चलाया गया, लेकिन वो लोगों के गले नहीं उतरा और उसको भय के साये में दबकर ही उस करतूत में जो इमरजेंसी की जो आपात स्थिति थी उसको एक काला अध्याय लोगों ने मान लिया। और पूरी तराई उसमें पूरे उत्तर भारत, मध्य भारत में, हालांकि दक्षिण में उसका असर कम था क्योंकि वहां के जो स्थानीय नेता थे उन्होंने जातियां कम की होंगी। 1977 में जब जनता पार्टी का गठन होकर खासकर उत्तर भारत के जो हिंदी भाषी क्षेत्रों के नेता बाहर आए, जिनमें बहुत आज के जनसंख्या थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनारायण श्रीखे नेता थे, मनीराम बागड़ी, चौधरी देवलाल और बहुत से के तूफान वगैरह, जॉर्ज फर्नांडीज, बहुत से ऐसे नेता थे जिनको जेलों में बंद कर दिया गया। और बहुत से जिनको ज्यादा यातना और सजा देनी थी उनको हरियाणा की जेलों में बंसीलाल के कहने पर बंद कर दिया गया था। दोस्तों, बहुत बड़ा एक काला अध्याय था। लेकिन आज मैं इतना जरूर कहूंगा, क्योंकि आज ये बातें जरूरी हैं बतानी, क्योंकि आज का जो पत्रकारिता का माहौल है ये तो बहुत ही सुकून देने वाला है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि वो भी एक दौर था जब पत्रकारों को छिपना पड़ता था और चोरी छिपे, क्योंकि इतने अखबार नहीं थे और सोशल मीडिया तो था ही नहीं। एक दूसरा बात करता, वो भी लोग दूसरों को समझाते थे और एक बात कह के डरते हुए ये कहते थे कि मेरा नाम मत लेना, कदे किसी को यह ना बता दियो फलाना आदमी ये कह रहा था। तो इस तरह के भयभीत लोग थे उस टाइम पर। तो ऐसी बातें बहुत सी देखने में आई। तो ये देखने में आया कि भाई पत्रकारों को कितना भयभीत होना पड़ता था। आज का जमाना है, बेशक सरकार कितनी सख्ती कर ले, लेकिन अब वो भय जनता पार्टी की सरकार के बाद लोगों से निकला और हर आदमी पूरी तरह स्वतंत्र अपने को महसूस कर रहा है। तो आज इसीलिए ये लोग डर नहीं रहे। हालांकि आज शिकंजे बहुत कसे हैं सरकार ने, लेकिन वो बात नहीं है। अब पुराने जमाने की जो बात थी वो तो थी अलग बात। आज वो चीजें नहीं हो सकती और ना ही लोग अब दबते हैं। अभी देख लो आप, किसान आंदोलन पूरी तरह चला हुआ है। सरकार ने पूरे अपने सारे पत्ते तुरप के फेंक दिए, उसके बावजूद भी किसान काबू नहीं आ रहे। इसी प्रकार सरकारी मशीनरी भी पहले की तरह सख्ताई नहीं बरत रही और बरत भी नहीं सकती, क्योंकि लोग आज़ादी महसूस कर चुके हैं, अब गुलामी सहन नहीं कर सकते। उस टाइम जमाना कुछ और था, लोगों में भय था। और चौधरी देवलाल श्रीखे नेताओं ने जब वो बागडोर संभाली, प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री बने, हरियाणा में चौधरी देवलाल की सरकार बनी और जनता पार्टी के राज में सबसे पहले लोगों में इमरजेंसी का डर निकाला गया। यह सबसे बड़ी एक अचीवमेंट मैं इसको मानता हूं, क्योंकि जिस तरह आज़ादी आई थी उस तरह आज़ादी का सबसे पहले यही कारण था कि लोग आज़ाद महसूस करें। और ये इमरजेंसी में बिल्कुल लोग भूल चुके थे और डर गए थे। तो बाद में सबसे पहले तो चौधरी देवलाल श्रीखे नेताओं ने यही काम किया कि डरने की जरूरत नहीं है, अब आपकी सरकार है। तो फिर खुले दरबार लगे, काम के बदले अनाज योजनाएं चली। आजकल जो मनरेगा वगैरह है, ये काम के बदले अनाज जो योजनाएं थी, ये 77 में जनता पार्टी की सरकार में जब चलाई चौधरी देवलाल ने,
और ये एक बहुत बड़ा अभियान था, क्योंकि अनाज उस टाइम भी सरकार खरीद नहीं पा रही थी। तो यही एक स्कीम चलाई थी कि काम के बदले अनाज, जो मजदूर थे वो काम करो और उसके बदले पैसे की बजाय अनाज लो। सस्ता अनाज मिलता था और किसान का अनाज बिक जाता था, तो दोनों का काम बढ़िया था। आज के हालात में उन्हीं चीज़ों की पुनरावृत्ति और नकल हो रही है। तो दोस्तों, ये जो काला अध्याय 1975 का, यानी आज से 46 साल पहले की जो बातें हैं, ये मुझे पूरी तरह याद हैं। बड़ा भयभीत वो जमाना था और लोग घरों से निकलते हुए भी डरते थे कि कहीं ऑपरेशन वाले ना आ जाएं। और सरकारी जीप बैंक में रिकवरी करने के लिए, बैंक की जीप अगर गांव में जाती तो गांव के लोग गांव छोड़कर भाग जाते थे कि आज कोई तहसीलदार गांव में आता है या कोई पुलिस का आदमी गांव में दिखता है तो लोग छिप जाया करते थे, क्योंकि इतना भय बना हुआ था लोगों के अंदर। तो आज मैं इतना ही बताऊंगा। अगले एपिसोड में कुछ और बातें लेके मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।